नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा परिवर्तन आईएएस बहराइच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज लगातार क्लासेस के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने इंग्लिश की कुछ क्लासेस लेकर आया हूँ और आई होप कि आप सब लोग को समझ में भी आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस इंग्लिश में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी हैं। और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका केवल स्टेट ही नहीं बल्कि सेंट्रल के भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जहाँ पे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पार्टिकुलर बात करते हैं हम अपनी स्टेट में यूपी में, तो आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है और भी अदर एग्ज़ाम्स भी हैं जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिनका बेसिक कमज़ोर भी है या जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सब लोग अगर वीडियो को कंटिन्यू क्लास वाइज देखते हैं तो आई होप कि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, अगर सिलेबस को देखा जाए इंग्लिश का, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है आपका, वो है आपका ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर सेक्शन सेकंड जो आप इस सेक्शन में तैयार करेंगे या फिर आप ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके इंग्लिश में कितने होते हैं। तो मेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उसमें है आपका नाउन, सेकंड है आपका प्रोनाउन, नेक्स्ट वर्ब, फोर्थ वन है आपका एडजेक्टिव, फिफ्थ है आपका एडवर्ब, सिक्स्थ है आपका प्रीपोजिशन, सेवेंथ आपका कंजंक्शन, एट्थ है आपका लास्ट इंटरजेक्शन। देखिए, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस का जानना। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में अच्छे से तैयार कर लिया तो आप समझिए आपने इंग्लिश की बैकबोन तैयार कर ली। क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाली जितनी भी एरर है या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूछे जाते हैं। तो अगर ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके ठीक से तैयार हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपने इंग्लिश का 50% कवर कर लिया। और इसमें भी आपके फर्स्ट 7 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट जो 8 है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और अगर सेकंड देखते हैं इसी में आपका ये ए पार्ट मान लीजिए, अगर इसी का बी सेक्शन देखिए तो बी में आप पढ़िए नरेशन। नरेशन जैसा कि जानते हैं कि नरेशन आपका है क्या, नरेशन मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे में आप इसी नरेशन को ही आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। सी सेक्शन है आपका वॉइस। वॉइस, देखिए वॉइस है क्या, नॉर्मली वॉइस का मतलब आवाज होता है, लेकिन यहाँ इस वॉइस का मतलब आवाज से नहीं, इस वॉइस का मतलब है वर्ब। वॉइस आपके वर्ब की एक फॉर्म है और उसी वर्ब के फॉर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं वॉइस में। इसी को बोलते हैं आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट जो आपका डी सेक्शन है, इसी में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर इसी में और देखा जाए आगे
तो जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी आपके इसी के पार्ट होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट अगर और डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस को लेके चलते हैं तो आपका जो नेक्स्ट होगा इसके बाद का, अगर एफ पॉइंट देखते हैं तो इसी में आपका अगर एकेडमिक सेंस स्टार्ट करते हैं तो आपका टेंस भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। टेंस के बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा जी, वो आपका होगा सेंटेंस। सेंटेंस क्लियर है? तो ये आपका जो अभी आपने इतने सारा ये जो अपने सिलेबस का पार्ट देखा, ये आपका सारा का सारा ग्रामर सेक्शन का पार्ट है। क्लियर है? आई होप जितने भी लोग उसको देख रहे होंगे ऑलरेडी वो सिलेबस से परिचित भी होंगे। अगर वो नहीं भी परिचित हैं तो अभी आप इसको चाहें तो नोट भी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर पढ़ने में आसानी हो। एक टारगेट बना के पढ़िए कि इतना सिलेबस हमको इंग्लिश में फिनिश करना है। और जो सिलेबस आपको लिखाया जा रहा है ये किसी पार्टिकुलर एग्जाम को लेकर नहीं, बल्कि ओवरऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए इसी सिलेबस में आपका जो सेकंड सेक्शन है, पहला आपका ग्रामर सेक्शन था, दूसरा अगर देखिए तो इसी में आपका है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन, अगर वोकैबुलरी सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है शब्द भंडार। देखिए शब्द भंडार में आप ऐसे समझिए कि आपकी वोकैबुलरी जितना स्ट्रांग है इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पास शब्द भंडार की कमी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप स्ट्रगल करेंगे। वोकैबुलरी भी इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला पार्ट वोकैबुलरी का है आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स को हिंदी में पर्यायवाची भी बोला जाता है और इसी को समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपका विपरीत शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो अपोजिट होते हैं, तो एंटोनिम्स का सिमिलर वर्ड अपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट जो शाब्दिक अर्थ है ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। मतलब इसका ये हुआ कि जब कई बार ऐसा होता है कि कोई वाक्यांश दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर ये वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर पार्टिकुलर बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की या फिर हम सीजीएल की बात करते हैं या एसएससी लेवल की बात करते हैं, तो आप ये सारे जो वोकैबुलरी का सेक्शन है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ग्रामर सेक्शन आपने पढ़ा उसका भी जो एक्टिव पैसिव है या नरेशन है वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बैंकिंग सेक्टर और जो आपका एसएससी का पेपर है इन सब में वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। इसी का चौथा पार्ट भी है आपका वोकैबुलरी सेक्शन का, ये है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये आपके वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर ये 4 पॉइंट्स आएंगे जो कुछ समझने वाली चीज़ नहीं बल्कि ये याद करने वाली चीज़ है, और इसको आप ऐसा टारगेट बना के चलिए कि हर दिन हमको 10-10 सब में से कॉल लेना है। अगर पर डे हम 10-10 वर्ड्स भी पिक करते हैं लर्न करने के लिए, तो आई होप कि अगर 1 महीने में आप देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। लास्ट सेक्शन आपके सिलेबस का एक और है, और वो आपके पूरे इंग्लिश के सिलेबस का लास्ट सेक्शन होगा। सी सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन।
जो आपका है इसमें वो है आपका रीडिंग सेक्शन। और देखिए रीडिंग सेक्शन में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसमें देखिए जो पहला पॉइंट होगा आपका वो होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखिए कॉम्प्रिहेंशन है कि आपका देखिए आजकल के जो एग्जाम का जो सिलेबस सेट किया जाता है, जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, वो कुछ इस बेसिस पे सेट किया जाता है कि देखिए अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप अगर पैराग्राफ को बहुत लाइटली लेके चलेंगे तो बहुत लोगों का पैराग्राफ भी सही नहीं होता। ऐसा लगता है कि पैराग्राफ इजी होता है, इजी तब होगा जब उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज भी हमारे मार्क्स को कम करा देता है। सेकेंड जो इसका सेक्शन है आपका वो है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट देखिए क्लोज टेस्ट आपका होता क्या है, सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का दे दिया जाएगा और सामने फिलअप में नंबरिंग कर दिया जाएगा और उसमें आपको वर्ड्स ऑप्शन में भी दिए होंगे, वहीं से आपको सुटेबल ऑप्शन पिक करके उसमें फिल करना है। तो क्लोज टेस्ट आपका ये रीडिंग सेक्शन का पार्ट है। और एक चीज इसमें और आप पढ़ लीजिए, थर्ड वन ये आपका ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस देखिए ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस आपका है क्या, नॉर्मली जब आप कोई सेंटेंस कोई क्वेश्चन देखते हैं तो एक सेंटेंस या किसी सेंटेंस का एक पार्ट ऊपर दे दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन नीचे आपको दिए जाएंगे, कोई भी ऑप्शन में PQRS या ABCD करके कोई भी किसी भी अल्फाबेट के नेम से जो सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि उसकी एक पार्टिकुलर सुटेबल मीनिंग निकल कर आ जाए। सेंटेंस जो भी दिया जाएगा वो अनस्क्रैम्बल होगा, मतलब आगे पीछे होगा, आपको उसको अरेंज करने प्रॉपर वे में लगाना है। तो ये जो सेंटेंस को अरेंज करना है यही आपका कहलाता है ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अभी आपने देखा कि आपके इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका ग्रामर सेक्शन था, दूसरा आपका वोकैबुलरी सेक्शन था, तीसरा रीडिंग सेक्शन। यही अगर इतना ही आप सिलेबस अगर तैयार कर लेते हैं तो आई होप कि आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी जो ना आता हो। ठीक है, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ग्रामर सेक्शन है और ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है आपका नाउन। नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो आप स्टार्टिंग टू एंड पढ़ते चले आ रहे हैं और नाउन ऐसा है भी नहीं कि आप लोगों को ना आता हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एकेडमिक के क्लासेस में मिस कर देते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाई जाएंगी। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को हर एक क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना एकेडमिक के साथ जो आपने तैयार किया है उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। पहला टॉपिक है आपका नाउन। देखिए नाउन आपका होता क्या है, आपने अभी स्टार्टिंग में जो पढ़ा होगा या जो बहुत लोग जानते भी होंगे, आपने नाउन की जो डेफिनेशन पढ़ी वो यही पढ़ी कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन को हिंदी में आप संज्ञा बोलते हैं या नाउन को हिंदी में संज्ञा बोला जाता है और संज्ञा की परिभाषा हम सबको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप जो ये वर्ड यूज करते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, तो इन सब का जो नाम है वही आपका संज्ञा है। तो नाम से एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पर जितना कुछ दिखाई दे रहा है या जितना कुछ है, अगर उनका कुछ ना कुछ नाम है तो नाम है तो हमेशा ध्यान रखिए वो क्या कहलाएगा, नाउन। इसी को अगर हम दूसरे वे में भी कहें तो एक छोटी सी डेफिनेशन कही जा सकती है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ नाम हो, तो नाम है तो क्या कहलाएगा आपका, नाउन। जैसे एग्जांपल में मैं अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसमें मैंने कुछ वर्ड्स का जिक्र किया कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। सेकंड मैंने आपसे कहा प्लेस, थर्ड मैंने आपसे कहा एनिमल, फिर मैंने आपसे कहा थिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनका यूज मैंने अभी अपने डेफिनेशन में किया। अगर डेफिनेशन को इस एग्जाम नाम के हिसाब से समझना हो कि नाउन कैसे है, तो अभी आपसे मैंने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन मतलब हो गया व्यक्ति, और व्यक्ति में देखिए अगर किसी का नाम रख देते हैं, अगर मान ली मैंने यहाँ पे रखा राम या मैंने रखा सोहन,
ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये सब नाम है। तो नाम अगर पूछ ले कोई राम क्या है, तो राम का नाम सुनते ही आप बता देंगे कि ये क्या है, आपका नाउन है। ऐसे अगर प्लेस की बात करते हैं तो मान लीजिए ये जो क्लासेस चल रही हैं बहराइच में चल रही हैं, बहराइच में चल रही, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया बहराइच। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बहराइच क्या है, तो जैसे आपने बहराइच का नाम सुना तो नाम सुनते ही आपने कह दिया ये क्या है, नाउन है। अगर बहराइच में ही आपसे पूछा जाए, मैं अगर क्लास ले रहा होता, तो अगर मैं आपसे पूछता कि जो बहराइच में जो क्लास चल रही कहाँ चल रही, तो एग्जैक्ट जो आप लोग नाम लेते हैं वो क्या लेते हैं, परिवर्तन। तो अगर आपने परिवर्तन का नाम सुना, आपसे पूछा जाए परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन का नाम सुनते ही आप तुरंत बता देंगे ये क्या है, नाउन है। तो सब मिला के कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जैसे ही आपके मन में ये थॉट आता है कि हम किसी नाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो, नाम अगर है तो नाम है तो क्या कहलाएगा, नाउन। क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेशन जब हम ये पढ़ते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे माइंड को स्ट्राइक करती हैं कि अगर हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, HONESTY, और ऑनेस्टी जब हमसे पूछा जाता है क्या है, तो ये भी हम कहते हैं नाउन है। तो अगर ऑनेस्टी नाउन है तो ऑनेस्टी ना किसी पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना एनिमल का नाम है, ना थिंग का नाम है। तो जब इन सब का नाम नहीं है तो ये नाउन कैसे हो गया। तो हम डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसमें एक नई चीज ऐड करेंगे और ये कहा जाएगा कि एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ क्या है, नाउन है। दैट हैज नेम, जिसका क्या है, नाम है। क्लियर है। एवरीथिंग इज नाउन दैट हैज नेम, ईदर इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट, एक्शन, इवेंट, फीलिंग, आइडिया, इमोशन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनका हम नाम दे सकते हैं, वो हमारा पार्ट किसका होगा, नाउन का होगा। ये इतना कुछ इसलिए अलग से ऐड किया गया क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड ने हमको डिस्टर्ब किया, वो है ऑनेस्टी। क्योंकि ऑनेस्टी ना पर्सन का नेम था, ना प्लेस का, ना एनिमल का, ना थिंग का। क्लियर है। तो आप डेफिनेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कोई भी लिख दीजिए, आप सीधा सा बता सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नाउन। तो देखिए नाउन पे ही आपने 3-4 चीजें अभी अपने एज ए डेफिनेशन सीखी। सबसे पहला कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सेकंड आपने सब पढ़ा कि एवरीथिंग इज नाउन। थर्ड आपने पढ़ा कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। फोर्थ आपने पढ़ा कि एवरीथिंग इज नाउन दैट हैज नेम, इधर इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट, एक्शन, इवेंट, फीलिंग, आइडिया एक्सेट्रा। ठीक है। तो आई थिंक नाउन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको दिक्कत होगी नहीं। आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो नाउन के पार्ट होंगे। क्लियर है। चलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नाउन के काइंड्स, तो आपको पता है हिंदी में संज्ञा के 5 भेद। तो अगर हिंदी में संज्ञा के 5 भेद, तो इंग्लिश में भी नाउन के 5 काइंड्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपका काइंड है नाउन का, वो है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड है आपका कॉमन नाउन। थर्ड वन है आपका मटेरियल नाउन। फोर्थ वन कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ एंड लास्ट वन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये 5 नाउन आपके सामने लिखे हैं, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। अभी जो नाउन की डेफिनेशन में आपने सीखा वो ये सीखा कि जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम है वो आपके नाउन का पार्ट है। यहाँ पे उसके बाद मैंने नाउन के 5 काइंड्स बताए। तो यहाँ जो ये 5 काइंड्स बताए गए आपके, तो यहाँ पर जो भी नाम लिया जाएगा तो नाम को इस 5 काइंड्स में हम कैटेगराइज भी करेंगे कि वो नाम आखिर किस कैटेगरी में आएगा। तो इसी में हम सबसे पहला जो देखते हैं वो है आपका प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन हिंदी में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, थोड़ा हिंदी भी साथ में लेके चल रहे हैं जिससे कि जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा समझ में आए। 5 नाउन है आपके। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब हो गया आपका व्यक्तिवाचक, तो हिंदी में भी आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा कॉमन नाउन, इसको जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है मटेरियल नाउन, इसको पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, इसको समूहवाचक या समुदायवाचक। एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को रिलेट करते चलिए जिससे समझने में आपको थोड़ा सा आसानी हो। सबसे पहला है आपका प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन है क्या आपका, प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए प्रॉपर का, तो प्रॉपर का मतलब होता है विशेष, या और यहां पे इसका मतलब जो समझेंगे तो प्रॉपर का मतलब होता है पर्सन्स ओन नेम। पर्सन्स ओन नेम मतलब इसका ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति का अपना खुद का नाम हो, व्यक्ति या कुछ भी हो, अगर अपना खुद का नाम है तो वो आपका हमेशा किस नाउन में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। जैसे अभी मैंने जब नाउन के एग्जांपल में आपको बताया था तो मैंने आपको राम और मोहन का एग्जांपल दिया, तो आपको पता है कि राम जो नाम है ये किसी पर्सन का ही होगा। और अगर थोड़ा सा और सरल भाषा में इसको समझा जाए तो जो राम है वो यूनिक है, क्योंकि सबका नाम राम नहीं हो सकता, या सबका नाम सोहन नहीं हो सकता, सबका नाम मोहन नहीं हो सकता। तो जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को थोड़ा सा यूनिक रखे, मतलब उसके जैसा दूसरा ना हो, तो वो हमेशा किसका पार्ट होगा, आपका प्रॉपर नाउन का। ये तो बात होगी आपके पर्सन के नेम की। लेकिन अगर बात करते हैं पर्सन के अलावा, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे ये क्लासेस चल रही हैं वो आपका शहर बहराइच है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बहराइच कौन सा नाउन है, तो बहराइच आपका किस नाउन का पार्ट होगा, प्रॉपर का। जैसे यहाँ पे अगर बता दिया गया बहराइच, बहराइच प्रॉपर क्यों है, क्योंकि बहराइच बहुत सारे नहीं हैं, बहराइच केवल एक है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या आपकी जो सिटी है उसी का नाम बहराइच है, बाकी सबका नाम बहराइच नहीं है। तो बहराइच आपका एक है, यूनिक है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन में रखते हैं। क्लियर है? ये पर्सन का एग्जांपल हो गया, ये प्लेस का हो गया। अगर हम बात करते हैं थिंग की, तो थिंग में मान लीजिए अभी आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि मैंने वर्ड किया है सेलो, से ये सेलो मत समझिए, आप ऐसे समझिए मोबाइल। मोबाइल, तो देखिए मोबाइल अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर है या कॉमन है, तो मोबाइल का नाम सुनते ही आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर राइज होगा कि सर आपने यहाँ मोबाइल क्यों लिख दिया। क्योंकि मोबाइल आपको पता है कि मेरे पास अगर मोबाइल है तो उसको भी मोबाइल कहा जाएगा, आपके जेब में है उसको भी मोबाइल कहा जाएगा, किसी के पास अगर ऐसी कोई डिवाइस है तो उसको भी मोबाइल ही कहा जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आपको पता है कि अगर मोबाइल के आगे एक वर्ड बढ़ा दिया जाए, वो बढ़ा दिया मैंने सैमसंग, सैमसंग, तो जैसे ही यहाँ पे सैमसंग वर्ड मैंने यूज़ किया, तो सैमसंग वर्ड यूज़ करते ही आपने समझ लिया कि सैमसंग एक पार्टिकुलर नेम है, और सैमसंग एक कंपनी है, जो सारी कंपनी फिर मोबाइल के सैमसंग के नाम से नहीं जानी जाती, सैमसंग है जो सैमसंग के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही मोबाइल का ये वर्ड बढ़ा तो ये आपका कौन सा नाम बन गया, प्रॉपर नाम। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझना है कि वो आपके प्रॉपर नाउन में ही आएंगे अगर उनका पार्टिकुलर नेम है। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, अगर हम थिंग की बात करते हैं तो अगर मान ली मैंने आपसे यहाँ लिख दिया बाइबल, या मैंने लिख दिया रामायण, बाइबल या रामायण, तो ये आपको पता है कि बाइबल है या रामायण है, ये हमारे हॉली ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप ध्यान रखिए कि जो बाइबल है या रामायण है ये पार्टिकुलर एक बुक का नेम है, तो इसको आप थिंग्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो आपको बस ये समझ के रखना है कि प्रॉपर नाउन है क्या, प्रॉपर का मतलब ये कि जो पार्टिकुलर किसी के लिए यूज़ किया जाए, और प्रॉपर में ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको हम पार्टिकुलर उन्हीं के नाम से जानते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फिर से सुनिएगा, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। पर्सन में आपने राम का नाम रखा, प्लेस में आपने बहराइच का नाम रख दिया, थिंग में आपने मोबाइल फोन रख दिया, ठीक है। बाइबल और रामायण इज आल्सो द पार्ट ऑफ थिंग्स। क्लियर है? ये इसलिए ऐसे हैं क्योंकि इनका पार्टिकुलर एक नेम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन आपको पता है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा है क्या,
ऐसे वर्ड्स जिनसे पार्टिकुलर किसी का बोध ना हो के बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पूरी जाति का बोध का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी कॉमन वर्ड से क्लियर है, जो एकदम सामान्य हो या सबके लिए हो। क्लियर है? अगर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी थी अभी, तो आपने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ऐसे जब हम कॉमन नाउन को पढ़ते हैं तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम क्या पढ़ेंगे कि अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। या हम कह सकते हैं कि अ कॉमन नाउन इज द नेम विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और एनीथिंग विच इज सेम एट एवरी प्लेस। मतलब कॉमन नाउन को ऐसे समझिए जो हर जगह पर आपका एक ही जैसा हो। क्लियर है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जो चीज एक ही जैसे एक ही नाम से हर जगह पे जानी जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। इसी प्रॉपर को कॉमन से रिलेट करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे आपने एग्जांपल भी पढ़ा था राम का, तो राम जो आपने पढ़ा, ये आपने पढ़ा पार्टिकुलर किसी का नेम है। लेकिन जब हम राम की बात करते कि राम आखिर में था क्या, तो राम किसी लड़के का नेम था। मान लीजिए राम इज द नेम ऑफ अ बॉय। राम एक लड़के का नाम है। तो अगर देखिए राम को देखा तो हमने लड़का बता दिया, लेकिन अगर लड़के जैसे और भी मतलब कोई भी दिखाई दे, राम है, सोहन है, मोहन है, कोई भी नाम अगर ले लिया जाता है, तो अगर वो उसको नाम से ना बुला के बल्कि हम कहेंगे एक लड़का है, तो ये जो बॉय वर्ड आपने यूज किया ये आपका प्रॉपर में जाएगा, कॉमन में जाएगा। ठीक है? तो ये आपका बॉय प्रॉपर ना होके बल्कि कॉमन है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं तो जितने भी बॉयज हैं इन सबको हम लड़का ही बोलेंगे। राम को सोहन नहीं कह सकते, मोहन नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी लड़के हैं लड़के को लड़के कह सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही आपका अगर बॉय की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं गर्ल की, GIRL एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। गर्ल है आपका, तो गर्ल भी आपको पता है कि अगर लड़की का नाम होता, मान लीजिए यहाँ पे सुनीता, सुनीता मत लीजिए, कोई और सीता ले लीजिए। ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ सीता, तो यहाँ पे सीता अगर हमने कहा तो ये पार्टिकुलर नाम है, तो ये नाम है तो प्रॉपर में चला गया। लेकिन सीता थी कौन? मान लीजिए गर्ल थी, तो ये जो गर्ल वर्ड आया ये आपका कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर है? ऐसे अगर हम एग्जांपल और देखते हैं तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, तो राजा हरिश्चंद्र आपको पता है कि ये पार्टिकुलर किसी का नेम है, तो अगर ये नाम है तो आपको पता है ये पार्ट हो जाएगा प्रॉपर का। लेकिन अगर इस बात करें कि राजा हरिश्चंद्र थे कौन, तो ये आपके किंग थे, और आपसे पूछा जाए कि किंग कौन सा नाउन, तो किंग आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। क्लियर है? तो आई होप कि आप सबको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। ये कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा कि जब हम किसी को पार्टिकुलर नाम से ना बुला के बल्कि उसके पूरी कास्ट से या पूरे ग्रुप से रिप्रेजेंट करें, तो ये आपका हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है? कॉमन नाउन के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा सर्च करिए। जब नेक्स्ट क्लास मेरी होगी तो मैं आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स कराऊंगा। यहाँ जो मैंने आपको बहराइच एग्जाम्पल दिया था, ये पार्टिकुलर प्लेस का नेम था, लेकिन बहराइच एक सिटी है। तो अगर आपसे पूछ ले बहराइच कौन सा नाम, तो आप बताएंगे प्रॉपर। बहराइच है, कानपुर है, आगरा है, जितने भी सिटीज़ हैं तो वो सब आपके प्रॉपर में चले जाएंगे। लेकिन सिटी कह दें, कंट्री कह दें, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन। क्लियर है? ऐसे ही मोबाइल फ़ोन मैंने खाली यूज़ किया था, तो मोबाइल था तो कॉमन था, सैमसंग मैंने ऐड कर दिया तो प्रॉपर बन गया। क्लियर है? ऐसा आप कुछ भी ऐड कर दें, नोकिया फ़ोन, ओप्पो, वीवो, नाम पार्टिकुलराइज करिए। नाम पर्टिकुलराइज करेंगे तो प्रॉपर नाम हटा दी तो कॉमन। फिर है बाइबल है, रामायण है, आपको पता है ये पार्टिकुलर नेम है बुक का, तो ये सब पार्टिकुलर था तो ये प्रॉपर हो गया। लेकिन बाइबल और रामायण थी क्या? ये बुक थी, तो बुक अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्लियर है? चलिए इसके आगे आपके जो नेक्स्ट बचे हैं पार्ट्स, ये आपको जो मेरी अगली क्लासेस होगी मैं उसमें आपको डिटेल और करूँगा। नाउन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप लोग जितना भी पढ़ाया गया उसको पढ़िए और रिवाइज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।